हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से में सबसे पहला टर्म जो आता है वो हम लोग का है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी दो डिसिमिलर टर्म जिसका एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो भी आपको करना हो वो आप कर रहे हैं, तो उन सब का एक्सप्रेशंस जो बनेगा उस एक्सप्रेशंस को हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के नाम से जानेंगे। अगर एग्जांपल में देखें तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई टू 3a प्लस 2b 4a माइनस 3y, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं जिसमें दो टर्म मिनिमम आपका कंटेन करना चाहिए। ठीक है, दो टर्म आपका कंटेन करेगा मिनिमम। अगर आपका 3 टर्म कंटेन करता है तो वैसे एक्सप्रेशंस को हम लोग ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग को बाइनोमियल के बारे में जानना है, तो बाइनोमियल में मिनिमम हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग को दो डिसिमिलर टर्म के बारे में जानना होगा। ठीक है, जैसे x प्लस वाई हो गया, 3a प्लस 2b हो गया, 4a माइनस 3y हो गया। अगर आप स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में भी आपका दो डिसिमिलर टर्म है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो डिसिमिलर टर्म है, तो हम लोग इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का नाम दे सकते हैं। जैसे मानिए हम लिख रहे हैं 4a बाई 3 प्लस 3b बाई 2, तो ये भी जो टर्म हम लोग का हो रहा है ये भी हम लोग का दो डिसिमिलर टर्म है, तो इसको भी हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 प्लस 3, तो ये क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? तो ये हम लोग का डिसिमिलर टर्म नहीं है, दोनों हम लोग का एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हम लोग ऐड करके 5 लिख सकते हैं, इसलिए ये हम लोग का बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बेसिकली हम लोग का वैसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें हम लोग का दो डिसिमिलर टर्म कंटेन करता हो। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन बोलना पूछा जाए तो बोल सकते हैं टू डिसिमिलर टर्म कंटेनिंग टू डिसिमिलर टर्म। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के बाद बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली अगर आपसे हम पूछे कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर यही आपसे पूछे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा। अगर यही हम आपसे पूछ दे a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी में अगर हम पूछ दे a प्लस बी का पावर 100 क्या होगा, तो इसको निकालना हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम चाहते हैं कि a प्लस बी का पावर 5 निकाल ले, तो इसके लिए हम लोग को थ्योरम दिया गया है। a प्लस बी का पावर 100 निकाले तो उसके लिए हम लोग को थ्योरम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो डिसिमिलर टर्म कंटेन कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं दो डिसिमिलर टर्म कंटेन कर रहा है, ये दोनों सेम टर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 3x प्लस 3y या 4y बोल दिए तो ये 3x प्लस 4x बोल दिए तो ये हम लोग का दो डिसिमिलर टर्म हो गया। ये हम लोग का दो डिसिमिलर टर्म नहीं होगा। अगर 3x प्लस 4y हम लोग बोलते हैं तो ये हम लोग का दो डिसिमिलर टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो थ्योरम है बेसिकली इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरम दिया गया है वो थ्योरम क्या है, x प्लस वाई का होल पावर n, ये हम लोग का थ्योरम दिया गया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, n c 0 x टू द पावर n माइनस 0
वाई टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n-1 वाई टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n-2 वाई टू द पावर 2, और इसी तरह से तब तक ये चलता रहेगा जब तक NCn x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n नहीं पहुंच जाता है। ये हम लोग का थ्योरम है, ठीक है। x प्लस वाई का होल पावर n को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जहां पर NC0 वेयर NC0 NC1 NC2 इस तरह से जो NCn तक है इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म हम लोग का बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ये होता क्या है, C का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। समझिए NCR का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 बॉल्स है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। अगर हम आपसे बोले कि कोई भी 2 बॉल को आप सेलेक्ट कीजिए तो आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली NCR का मीनिंग वही होता है। जैसे मान लीजिए 3 बॉल से मेरे पास हम लोग को 2 बॉल सेलेक्ट करना है, रेड ब्लू सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर रेड ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेड ब्लू, ब्लू ग्रीन और रेड ग्रीन, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो आया कि 3 में से 2 बॉल को हम सेलेक्ट कर ले, वो मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटी 3 आ गया। मतलब 3 वेज से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो NCR क्या करता है, आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। मतलब अगर 3 कलर में से 2 कलर को सिलेक्ट करना है तो हम लोग आसानी से सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अगर यहीं पर हम बोल दें कि मेरे पास 50 कलर है या 50 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें आपको 3 ऑब्जेक्ट या 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसका जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ वेज होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको काउंट करना डायरेक्टली हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए NCR का हम लोग यूज करते हैं। NCR होता क्या है, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अब NCR तो ये लिख दिए, n क्या होता है, वेयर n बिलोंग्स टू, n हम लोग का किस नंबर को बिलोंग करना चाहिए, r हम लोग का किस नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। n जो रहता है वो हम लोग का एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, मतलब हम लोग के पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। 1 से स्टार्ट होकर के कहीं तक भी हम लोग के पास जा सकता हो। r जो होना चाहिए वो हम लोग का होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। n का मतलब नेचुरल हो गया और w का मतलब होल नंबर हो गया। अब देखिए NCR हम लोग का हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। हम अभी बोले कि मेरे पास 3 कलर है और 2 कलर को इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 3 आ गए। अब हम लोग इससे चेक करके देखते हैं क्या सच में 3 आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल कलर कितने हैं, 3 है। तो n मेरे पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर जो भी आपके पास कलर्स, बॉल्स जो भी होंगे, ठीक है। और R क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कलर है तो 3 हो गया, n हम लोग का 3 हो गया और 2 कलर को सिलेक्ट करना है तो R मेरा यहाँ पर 2 हो गया। हम लोग को NCR निकालना है, दैट मीन्स 3C2 निकालना है। निकाल करके देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा मेरे पास 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितना निकल के आ गया, 3। हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि 3 वेज आया और यहाँ पर भी बोल सकते हैं
3 वेज आया। तो हम लोग को ये जो NCR है ये हम लोग को ये बताता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें से अगर कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें से उतने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सके। बेसिकली NCR का मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट है और आपको सेलेक्ट करना है 4 ऑब्जेक्ट को, तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? तो आप निकाल सकते हैं 10C4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 10C4 निकालेंगे, 10C4 क्या आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या? 4 फैक्टोरियल को भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से 2 और 3 से 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210। मतलब 10 में से जो 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसके लिए हम लोग के पास 210 पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग को नॉर्मल वे से अगर निकालने के लिए बोला जाए तो ये कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया NCR के बारे में, जहाँ पर हम लोग इस थ्योरम को देख रहे थे कि x प्लस वाई का पावर n का जो थ्योरम होता है वो होता है NC0 x का पावर n माइनस 0 y का पावर 0, NC1 x का पावर n माइनस 1 y का पावर 1, और इसी तरह से ये कंटेन करते रहता है। तो हम लोग x प्लस वाई का होल पावर n मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो था NC0 x का पावर n y का पावर 0, ये थ्योरम हम लोग का यही है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को देखना है कि हम लोग किस तरह से इस थ्योरम को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें याद करने वाला कुछ बात नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग पहले n ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और पहले वाले टर्म का पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे वाले को 0 सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है कि x का पावर जो है, x का जो इंडेक्स है वो एक एक करके हर टर्म में घटते जा रहा है और y का जो पावर है वो एक एक करके हम लोग का हर टर्म में बढ़ते जा रहा है। मतलब एक टर्म में हम लोग का पावर जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो दूसरे टर्म में हम लोग का पावर इंक्रीज कर रहा है। अगर हम लोग किसी भी टर्म को उठा करके देखें, मान लीजिए इस टर्म को उठा रहे हैं, तो पावर का सम अगर देखेंगे दोनों डिसिमिलर टर्म का, तो वो हमेशा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ टर्म के इक्वल आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ पावर के इक्वल आएगा। जस्ट ऐसा समझिए कि ये n है हम लोग का पावर, तो x और y का जो पावर आ रहा उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा n के इक्वल आएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हम लोग x और y के पावर को ऐड करें तो वो हमेशा n के इक्वल आएगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि x का पावर एक एक करके घटते जा रहा है और y का पावर एक एक करके बढ़ते जा रहा है। हम लोग इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, समेशन का फॉर्मेट में, समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n। देखिए r कहाँ से चल रहा है, ये जो NCR है r हम लोग का 0 से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो r रनिंग फ्रॉम 0 टू n हो क्या रहा है, NC0 है, तो मतलब NCR, r का वैल्यू पहले हम लोग 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे। इस तरह से कहाँ तक पुट करना है, तो n तक पुट करना है। x का पावर n मतलब x NCR x का पावर n माइनस r करेंगे। देखिए जब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का पावर n मिल जाएगा और y का पावर हम लोग r पुट कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म मतलब बोलने का मतलब Tn। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा जनरल टर्म Tn। अब Tn क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग Tn बोलने का मतलब हुआ कि अगर हम r के जगह 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, इसको t अभी फिलहाल के लिए बोलते हैं। अगर मान लीजिए r के जगह पर हम लोग बोल रहे हैं
TR+1 इसको लिखिए। क्यों बोल TR+1 बोल रहे हैं? क्योंकि R के जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो R के जगह 0 पुट करने पर हम लोग को फर्स्ट टर्म मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए 1 पहले से ऐड करके रखेंगे, क्योंकि 0 पुट करने पर अगर सिर्फ हम R लिखते हैं तो ये टर्म 0 मिलता है, और टर्म 0 कुछ होता नहीं है, टर्म फर्स्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं TR+1। R के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो क्या जाएगा, 0+1 NC0 x का पावर n-0 y का पावर 0। ये क्या आ गया, NC0 x का पावर n और y का पावर 0। देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग का आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म के लिए r का वैल्यू को 1 पुट करेंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म में r हम लोग का 1 है। तो 1+1 = NC1 x का पावर n-1 और y का पावर 1। ये हम लोग का सेकेंड टर्म मिल गया T2। तो ये हम लोग का जनरलाइज हो गया कि ये जो हम लोग का फॉर्मूला था, ये जो हम लोग का थ्योरम था, उसको जनरल फॉर्मेट में हम लोग ये लिख सकते हैं TR+1 = समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n NCR x to the power n- और y to the power r। ये हम लोग का जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या इस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि हम लोग ये चीज़ देखते हैं पहले कि a+b का होल स्क्वायर क्या इस फार्मूले से निकाला जा सकता है, a² + 2ab + b², ठीक है। पहले इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं क्या ये काम करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग का x के जगह पर क्या पुट किया हुआ है, यहाँ a है, और y के जगह क्या है, b है, n के जगह क्या है, 2 है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्या जाता है। तो a+b का होल स्क्वायर = NC0, n मेरा 2 है, 2C0 x to the power n। देखिए x के जगह क्या है, a to the power n, y to the power 0 दैट मीन्स b to the power 0 प्लस, तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 है तो 2 डाल दिए, 2C1 x का पावर मतलब a का पावर n-1 है तो 2-1 और b का पावर 1 प्लस 2C2 a का पावर 0 और b का पावर क्या हो जाएगा, 2। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि n तक हम लोग चले गए, r का वैल्यू वहाँ तक जाना चाहिए जब जितना हम लोग का n है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है, 2C0 a² b का पावर 0, किसी चीज़ का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, प्लस 2C1 a का पावर 2-1 1 हो जाएगा और b का पावर 1 प्लस 2C2 a का पावर 0 1 हो जाएगा और b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b²। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2C0 का वैल्यू क्या होगा, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 - 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। देखिए 0 का फैक्टोरियल भी हम लोग का 1 होता है, ठीक है, और 1 का फैक्टोरियल भी हम लोग का 1 होता है। अभी ये प्रूफ करके देखेंगे हम लोग कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। तो 2C0 = 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 - 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। ऊपर क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। इस 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो गया, क्या आ गया आंसर, 1। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 × a² प्लस 2C1 का वैल्यू कितना होता है, 2C1 = 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, दैट मीन्स 2ab आ रहा है, और 2C2 ये भी निकालिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। कितना आ रहा है हम लोग का, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो करके 1, दैट मीन्स b²। तो a+ b का होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, a² + 2ab + b²।
मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से निकाल चुके हैं। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकल चुका है तो हम लोग का कोई भी फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए अगर यहीं पर ए प्लस बी का पावर 5 रहता, ठीक है, तो 5 रहता तो हम लोग 5 से 0 से स्टार्ट करते और तब तक चलते जब तक 5 से 5 हम लोग का नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे ए प्लस बी का पावर 5, ठीक है, तो ए प्लस बी का पावर अगर 5 बोला जा रहा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एन सी 0 मतलब 5 सी 0 से, और कहाँ तक चले जाएंगे 5 सी 0, आगे का टर्म कंटेन होगा 5 सी 1, फिर कंटेन होगा 5 सी 2, फिर कंटेन होगा, इसी तरह से तब तक चलेंगे जब तक 5 सी 5 नहीं आ जाता, मतलब r का वैल्यू n तक नहीं पहुंच जाता। ये तब तक हम लोग चलते रहेंगे। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम लोग का फार्मूला निकल रहा है इसमें हम लोग का जो नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म आ रहे हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पावर कितना हुआ यहाँ 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 और 1 3। अगर हम लोग बात करें ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, पावर देखिए 3 है, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म कितने मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं। अगर यही हम लोग बात करते ए प्लस बी का पावर 4 का, तो ए प्लस बी का पावर 4 को हम लोग लिखते तो कितने टर्म मिलते हैं हम लोग को 5 टर्म मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर अगर हम लोग का जितना रहता है तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म क्या होंगे हम लोग के एक ज़्यादा होंगे, जो भी हम लोग का पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो एक नोट करके सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे इसमें, सबसे पहला नोट, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म in any binomial expression is n+1, ठीक है। जो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। जैसे हम लोग बात किए a प्लस बी का पावर होल स्क्वायर का या होल क्यूब का, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म कितना आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा था, ठीक है, 4 आ रहा था। अगर हम लोग बात कर दे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर का पावर 9, तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म आपसे पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे हम लोग क्या खेल सकते हैं, इसमें भी हम लोग का कुछ लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 49, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 49 है, और इसमें हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म क्या होता है, जो पावर रहता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, मतलब जितना भी रहता है उससे एक ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बोल देंगे 50 है, लेकिन 50 हम लोग का करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का बाइनोमियल एक्सपेंशन का बात करता है, और यहाँ पर हम लोग का 3 टर्म आ जा रहा है, 2 टर्म की जगह पर 3 टर्म आ जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए पहले हम लोग को ये जो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग को बाइनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ये दिख क्या रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab,
ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसका पावर जो दिया हुआ है ये 49 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जा रहा है, 1 प्लस एक्स का पावर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 98 आ जाएगा। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म जो होगा, टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म ये आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका 50 करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी में एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम ले ले, फाइंड करना हम लोग को टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पावर 20 है। ठीक है, तो इसका अगर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म फाइंड करना है तो हम लोग देख करके आसानी से बोल सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। ठीक है, क्योंकि अभी 4 टर्म दिख रहा है और अगर हम यहाँ पर अभी बोल दें 21 तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है, हम लोग को पहले इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म काउंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म काउंट करना है तो ये पहले हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और पावर में 20, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 60 और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म हम लोग को मिल जाएगा 61। ठीक है,